हेलो फ्रेंड। आज देखेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत देखेंगे। मध्यकालीन भारत दोस्तों मध्यकालीन भारत के बारे में आज देखेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है वो इस्लामिक आक्रमण के बाद एक सल्तनत काल का जन्म हुआ और यह काल भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बना जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। और मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के। तो मध्यकालीन इतिहास के ही हम दिल्ली सल्तनत काल के भी रूप में जानते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि दिल्ली जो सल्तनत काल है इसमें वंश और जो प्रमुख सुल्तान की जो सूची है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जब भारत में 1175 में जब भारत में 1175 में 1175 में जब मोहम्मद गौरी 1175 में जब मोहम्मद गौरी क्या करती है इस्लामिक आक्रमण करे तब उसने लगभग सभी राजाओं को हराकर भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी थी। कौन? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन उसने यहाँ स्वयं शासन नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो जब मोहम्मद गौरी के समय। तो दोस्तों जब उसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी लेकिन वहाँ स्वयं शासन नहीं किया, उसने अपने विश्वासी दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में राज्य संभालने के लिए रखा हुआ था। दोस्तों 1175 में मोहम्मद गौरी ने इस्लाम की स्थापना करती है और स्थापना करने के बाद वह वहाँ पे राज करती है, लेकिन वहाँ पे वो खुद राज नहीं करती है। गौरी ने वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की गद्दी पर क्या करती है? बैठा देती है। तो दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने 1175 में आक्रमण करके जीत कर ऐबक को मतलब गद्दी पर बैठाता है तो ऐबक का जो कार्यकाल होता है किसका? ऐबक का जो कार्यकाल होता है वो 1206 से लेकर 1210 तक चलता है, क्योंकि 10 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। तो 1206 ईस्वी में जब वापस लौटते समय गौरी की हत्या कर देती है। कितने समय में? 1206 में। 1206 में गौरी की हो जाती है हत्या। 1206 में क्या हो जाती है? गौरी की हत्या हो जाती है। और दोस्तों क्या होती है तब उस समय ऐबक जो होता है और गौरी का क्या होता है? एक विश्वासी दास था, मतलब नौकर था। तो उसने भारत की कमान फिर संभाल लेती है और फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देती है। तो इसके पहले हम सबसे पहले बात आती है कि वो किस वंश से संबंध रखते हैं। तो गुलाम वंश के। तो हम सबसे पहले जानेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश या तो बोले या दास वंश बोल सकते हैं। और सिर्फ 3 ही दास शासक ही जो दास थे, इसलिए कुछ इतिहासकार जो कहना है कि गुलाम वंश कहना गलत होगा, इसलिए कुछ जगहों पर आपको ममलुक वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दास वंश कह सकते हैं। दास, क्योंकि दास तो जो था गौरी के अंतर्गत था। या इसको हम गुलाम वंश कह सकते हैं या इसको ममलुक वंश भी कह सकते हैं। ममलुक वंश भी कहते हैं। तो इन जो सारी बातों कहती है वो गुलाम वंश को कहते हैं, यानी हम ऐबक की वंश को कहते हैं। तो गुलाम वंश में जो सबसे पहले आता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक रहता है। ऐबक के बाद जो आती है, ऐबक के जो बात आती है उसकी नाम है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह ऐबक जो होता है वो 1206 से 1210 तक और रहती है। और जो 1210 तक आराम शाह ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तीसरी जो शासक आती है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है। कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। और इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। कौन आती है? चौथा नंबर पे जो आती है वो आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो होती है वो 1236 से 40 तक होती है। नेक्स्ट जो आती है उसकी नाम है बेहराम शाह। कौन है? बेहराम शाह। बेहराम शाह। बेहराम शाह। छठा जो आती है शासक उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह। मसूद शाह। और 7 नंबर पे जो आती है उसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद।
नसरी नसीरुद्दीन नसरुद्दीन मोहम्मद। ये जो रहती है 1246 से 66 तक, 1246 से 66 तक। नेक्स्ट जो आती है उसका नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन। और यह 1266 से 87 तक रहती है। और नेक्स्ट जो आती है कैकुबाद। क्या नाम है? कैकुबाद। और कैकु जो बात होती है वो 87 से 90 तक रहती है, 1287। और नेक्स्ट जो आती है उसका नाम है क्यूमर्स। क्या नाम है? क्यूमर्स। यह 1290 तक शासन चलाती है। तो दोस्तों हमने देखा इतना सारे जो भी वंश थे वो सभी गुलाम वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? गुलाम वंश से संबंधित थे। और उसके सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो पहला वंश होता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो बोलता है कि गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन सी वंश की? गुलाम वंश की स्थापना की थी। और उसका एक विश्वासी दासी था। ऐबक के जो पूर्वज है वो तुर्की के थे। ऐबक के जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? वो तुर्की के थे। ऐबक के जो पूर्वज थे वो तुर्की के थे और वह तुर्क जनजाति से भी संबंध रखते थे। कौन सी जनजाति से? तुर्क जनजाति से संबंध रखते थे। और तुर्क जनजाति के मतलब ताल्लुक से रखता था, तुर्क जनजाति से ताल्लुक रखता था। बचपन के दिनों में क्या होता है तो वह निशापुर के एक काजी में अपने दास के रूप में खरीद लिया था। बचपन के दिनों में उसे निशापुर एक जगह था, वहाँ के एक काजी था, वो अपने दास के रूप में खरीद लेता है। इसका मतलब यह होता है कि काजी जी के द्वारा मोहम्मद गौरी का दास बना। काजी के द्वारा काजी क्या किया कि मोहम्मद गौरी का दास बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वह बचपन से ही दास प्रवृत्ति में बड़ा हुआ था। पहले उसको काजी ने खरीदा, फिर काजी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को दास बना दिया। जब उसने भारत की गद्दी पर आती है तो उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। किसने? ऐबक ने। अब क्या होती है दोस्तों, जब उसने गुलाम वंश की स्थापना की तब उसने लाहौर से ही, जो उस समय पश्चिमी भारत में था, वहाँ से अपना राज संभाला। कौन? ऐबक ने। और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई वो किसको बनाई? वो लाहौर को बनाई। किसको बनाई? लाहौर को। तो लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाती है। और उसके बाद क्या होती है दोस्तों कि इस्लामिक धर्म में ये प्रथा था कि किसी को अगर सुल्तान बनना है तो उसे पहले खलीफा से इजाज़त लेने पड़ती थी। अगर किसी को सुल्तान बनना है तो उसे खलीफा से क्या लेना पड़ता था? उसे खलीफा से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो क्या बनने के लिए? सुल्तान बनने के लिए। सुल्तान बनने के लिए किससे इजाज़त लेनी पड़ती थी? खलीफा से। किससे? खलीफा से। तो सुल्तान बनने के लिए खलीफा से इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन ऐबक ने कोई इजाज़त नहीं लिया। कोई इजाज़त नहीं लिया और बिना इजाज़त के सुल्तान की उपाधि धारण किए लाहौर से शासन करने लगा। तो दोस्तों ऐबक ने बिना इजाज़त के लाहौर से शासन करने लगता है। और ऐबक पहले से ही दानी प्रवृत्ति का इंसान था। क्यों? क्योंकि वह गौरी का दासी था। तो वह दानी प्रवृत्ति का भी था और वह लोगों में दान करता था। कौन दान करता था? तो कुतुबुद्दीन जो था वो शुरू से ही क्या था? दानी प्रवृत्ति का इंसान था। दानी प्रवृत्ति का इंसान था। और इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श भी कहते हैं। लाख बख्श भी कहते हैं। तो लाख बख्श अगर बोले किस लिए कहते हैं तो वह लोगों को दान करता रहता था, मतलब दान प्रवृत्ति टाइप का इंसान था ऐबक, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब दोस्तों हमने जाना कि वह दान करता था, उसके बाद क्या होता है? उसके द्वारा बहुत सारा कार्य किया जाता। उसने दिल्ली में कुब्त उल इस्लाम की स्थापना की। उसने दिल्ली में क्या करती है? कुब्त कुब्त उल इस्लाम कुब्त उल इस्लाम की स्थापना करती है। ये एक प्रकार का मस्जिद था। क्या था? ये एक प्रकार का मस्जिद था। दोस्तों उसने दिल्ली में
क्या करती है कि स्थापना करती है एक मस्जिद की, जिसे कुब्त उल इस्लाम कहा जाता है। उसने दिल्ली के बाद क्या होती है कि अजमेर में, कहाँ, अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। कितना दिन का? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। कहाँ बनाया? अजमेर में। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, एक भी, वो भी एक प्रकार से क्या था? वो भी एक प्रकार से मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या है? मस्जिद है। उसके बाद दोस्तों जो एक मस्जिद का निर्माण कराया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक, वो पहले विद्यालय के रूप में जाना जाता था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था क्या था? विद्यालय था। और इस विद्यालय का निर्माण विग्रह राज ने कराया था। तो दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण कराया था, वो कराया था विग्रह राज ने। किसने कराया था? विग्रह राज ने कराया था। अब विग्रह राज ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, और जो विग्रह राज था वो संबंध रखता था चौहान वंश से। कौन वंश से? चौहान वंश से वह संबंध रखता था। अब दोस्तों उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। किसने? ऐबक ने। कहाँ? दिल्ली में कुतुबु कुतुब मीनार का अगर बोले कि नींव किसने डाला था, तो वो डाला था, किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला। और उसका अगर पूरा कार्य की बात करें, नींव डाला और पूरा कार्य जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्या कराया था? पूरा कर, नींव डाला। नींव डाला किसने? कुतुब मीनार का नींव डाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने उसको कुतुब मीनार को क्या किया था? पूरा किया था। और उसने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जो एक सूफी संत थे, उनके नाम पर इसकी नींव रखी थी। बात आती है दोस्तों, जो कुतुब मीनार है उसे कुतुब मीनार ही क्यों कहते हैं? तो कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जो एक सूफी संत थे, उसी के नाम पर इसका नींव रखा था। दुर्भाग्यवश यह है कि उसे शासन करने का ज़्यादा समय नहीं मिला। किसको? कुतुबुद्दीन को। दुर्भाग्य की बात है कि उसे शासन करने ज़्यादा समय नहीं मिला, और उसकी 1210 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और वह आधुनिक समय में पोलो जैसा गेम खेलता था। कौन सा? पोलो जैसा गेम खेलता था। कौन? ऐबक ने। अब दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में। अब दोस्तों उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्र गद्दी संभालने के लिए आती है। तो कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु होती है तो उसका जब पुत्र होता है उसका नाम है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, और 1210 में आती है गद्दी संभालने के लिए। दोस्तों जब गद्दी संभालने के लिए आया तो वह पिता से ही कम समय तक शासक रह पाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक के दास जो था इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। ऐबक तो था वो गौरी का दास था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो दास था, ऐबक का दास था। कौन था ऐबक का दास? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश क्या था? ऐबक की दास था। दोस्तों इसने आराम शाह को 1210 में कर देती है हत्या। क्या कर देती है? हत्या कर देती है। और उसके बाद इल्तुतमिश ने शासक बन जाता है। दोस्तों आराम शाह को हत्या कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। और इल्तुतमिश का शासन चला 1210 से 1236 तक। क्या होती है दोस्तों, जब इल्तुतमिश था वो ऐबक का दास बनने के कारण उसका दामाद भी था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? दामाद था। एक क्या था? दामाद था। किसका दामाद था? तो दामाद था ऐबक का। क्या था? ऐबक का दामाद था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से शादी किया था कौन? इल्तुतमिश ने। अब क्या होती है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐबक ने खलीफा से सुल्तान बनने की स्वीकृति इजाज़त नहीं ली थी, लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक बना जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। मतलब उसने इजाज़त ली थी। तो अगर बात करा जाए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था इल्तुतमिश था, जो सुल्तान की उपाधि ली थी, जो
सुल्तान की उपाधि ली थी। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक अगर बोले कि कौन है तो वो है इल्तुतमिश। सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वह इजाज़त नहीं लिया था और खलीफा ने उसे खिलवत नामक उपाधि दी थी। इल्तुतमिश को हम कहते हैं खिलवत। इल्तुतमिश को खिलवत नामक उपाधि कौन दी थी? खलीफा ने दी थी। खिलवत नामक उपाधि किसे दिया गया था? तो इल्तुतमिश को दिया गया था। किसे दिया गया था? इल्तुतमिश को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? खलीफा के द्वारा। इल्तुतमिश को गुलाम वंश या कहे कि पूरे सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और क्योंकि ऐबक को शासन करने का बहुत कम समय मिला था और अपने साम्राज्य एक मजबूत आधार नहीं दे पाया उसने, इसीलिए इल्तुतमिश को अपने साम्राज्य का इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने साम्राज्य को एक मजबूत आधार दिया, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपना जो राज काज किया था वो दिल्ली से शुरू करना स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने अपना कार्य स्टार्ट कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था और इसने दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली को ही अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और हम बात करें ऐबक की तो वह कार्य शुरू करना स्टार्ट किया था लाहौर से और वह लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। दोस्तों अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कार्य। इल्तुतमिश के द्वारा क्या कार्य किया गया, उसके द्वारा किया गया कार्य हम देखेंगे। क्या होती है दोस्तों? उसने एक नई प्रथा की आरंभ करती है जिसे एकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एकता कहते हैं। अब हम देखेंगे एकता का मतलब क्या होता है। एकता की अगर प्रारंभ की बात करें तो वो शुरू की थी इल्तुतमिश ने और यह प्रथा भू राजस्व से जुड़ी हुई थी। एकता का जो प्रथा था वो किससे जुड़ी हुई थी? भू राजस्व से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? भू राजस्व से। भू राजस्व से भू राजस्व से यह प्रथा जुड़ी हुई थी। मतलब दोस्तों इसमें जमींदारी को जमीन दी जाती थी। एकता में क्या होती थी? जो जमींदार होता था उसको जमीन दी जाती थी। क्या दी जाती थी? और बदले में उनसे वसूला जाता था। उसने 40 सरदारों को मिलाकर एक समूह तैयार किया। कितनी सरदारों को? 40 सरदारों को मिलाकर एक समूह का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं तुर्क ए क्या बोलते हैं? तुर्क ए चिहलगानी। तुर्क ए चिहलगानी। तुर्क ए चिहलगानी। अब दोस्तों एकता का मतलब भू राजस्व होता है और एकता में क्या होता था कि जमींदारों को जमीन दी जाती थी। अब बदलों में क्या करता था? कर वसूलता था और उसी प्रकार से 40 सरदारों को मिलाकर एक समूह बनाया। 40 सरदारों को मिलाकर क्या बनाया? समूह बनाया और जिसे उस समूह को हम बोलते थे तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया। उसने अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। उसके खिलाफ जो विद्रोह होता उसके दबाने के लिए यह समूह बनाया था। उसने कुछ अरबी सिक्के भी चलाए थे। कौन? इल्तुतमिश ने कुछ अरबी सिक्के भी चलाए थे। अगर हम उसकी कार्य की बात करें तो उसके द्वारा कुछ अरबी सिक्के भी चलाए गए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों उसके द्वारा कुछ अरबी सिक्के चलाए गए और उस सिक्कों के हम नाम जानते हैं। उस सिक्के की बात करें तो उस सिक्का का नाम दिया गया टंका। सिक्का का नाम क्या दिया गया? सिक्का का नाम टंका दिया गया और ये चलाया था इल्तुतमिश। उसने तांबे के भी सिक्के चलाए थे। ये जो सिक्का था वो चांदी का था और उसने मतलब तांबे का भी सिक्के चलाए थे। उसने तांबे के सिक्कों का उसने जित्तल कहा था। क्या कहा था? जित्तल कहा था तांबे के सिक्कों को। तो दोस्तों जित्तल और टंका जो चलाया था वो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और ये जो सिक्के थे वो अरबी सिक्के थे। दोस्तों आगे जानेंगे कि जिस कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी उसका कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। वो भी इल्तुतमिश का कार्य है। तो अगर हम कार्य की बात करें तो उसने एकता प्रथा चलाया। उसमें 40 सरदारों को मिलाकर तुर्क के चिहलगानी नामक समूह बना के उसको हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए शुरू किया। उसका कार्य हम देखें कि उसने जित्तल और टंका नामक सिक्के चलाए। टंका जो था वो चांदी का था, जित्तल जो था वो तांबा के था। उसका कार्य हम देखें कि जो भी नींव डाला था
ऐबक ने उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। दोस्तों बात करते हैं आगे, उसने अपने समय में भारत में होने वाली बाहरी हमलों को भी कुशलतापूर्वक रोका। किसने रोका? इल्तुतमिश ने। कहता है दोस्तों कि जब चंगेज खान जो एक मंगोल शासक था, चंगेज खान जो एक मंगोल शासक था, उसने भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया था दोस्तों, ये भारत है, ये जो दोस्तों यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पे चंगेज खान को एक मंगोल शासक था। कौन था? चंगेज खान था यहाँ पे। वह चंगेज खान को रोका था, बाहर से आने वाले हमलों को वो रोका था। किसने रोका था? वो रोका था इल्तुतमिश ने। किसने रोका था? इल्तुतमिश ने रोका दोस्तों। और उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ये भी बात हम याद रखेंगे। और दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज जो बनता है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके बाद और बनती है उसकी शासक रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनु रुकनुद्दीन जो फिरोज होता है वह उसका पुत्र होता है। क्या होता है? वह उसका पुत्र होता है और वह अगला शासक बनता है। लेकिन वो बड़ा शासक नहीं होने के कारण इसके बारे में उतना नहीं जानेंगे। लेकिन उसकी बाद जो शासक बनती है उसका नाम होता है रजिया सुल्तान। क्या नाम होता है? रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे तो दोस्तों रजिया जो सुल्तान थी यह प्रथम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश के बाद पूर्व में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासिका नियुक्त किया। वह अपने पुत्र को नहीं बनाया। उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है लेकिन वह काबिल नहीं रहता है। इल्तुतमिश के बाद उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासिका नियुक्त किया था, लेकिन बाकी लोग रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाना चाहते थे, इसलिए वह शासक बना, लेकिन बहुत ही अयोग्य शासक था, मतलब कामयाब शासक नहीं था उसका पुत्र। इसीलिए रजिया सुल्तान को ही शासिका के रूप में आई थी। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम महिला मतलब महिला के साथ साथ वह पहली महिला भी शासक थे। पहली मुस्लिम महिला शासक बोले तो रजिया सुल्तान, और पहली मतलब महिला शासक बोले वो भी रजिया सुल्तान। लो दोस्तों उसने याकूत नामक व्यक्ति जो था वह एक उच्च मुसलमान का सुल्तान नहीं था। कौन? याकूत। याकूत की बात करें तो दोस्तों जो याकूत था एक उच्च कुल का मुसलमान नहीं था, लेकिन उसको एक बड़ा पद दिया गया था। उसका एक बड़ा पद था अश्वशाला। उसको एक बड़ा पद मिला था अश्वशाला। अश्वशाला क्या होता था दोस्तों कि अश्वशाला जो होता था वहाँ घोड़े रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? अश्वशाला में घोड़े रखे जाते थे। और उसका जो दरबार घोड़े रखते जाते थे और उसका प्रधान जो था या कौन था? उसका प्रधान जो था वो था याकूत। कौन था? अब याकूत तो था वो अश्वशाला के प्रधान थे। तब इसके दरबार में जो लोग रहते थे वो इस मतलब से खुश नहीं थे कि एक नीच कुल का जो मुसलमान है वह एक बड़ा सा अश्वशाला का मालिक है। तो लोग इससे खुश नहीं था और कि कैसे एक निम्न वर्ग का लोग इतना बड़ा पद मिल रहा है। तो इससे लोग खुश नहीं था। तो उन सभी ने क्या किया? रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि रजिया सुल्तान के ही शासनकाल में याकूत एक अश्वशाला क्या था? अश्वशाला का मालिक बनाया था। तो उन सभी ने मिलके भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को, भटिंडा के सरदार था अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया। ये भटिंडा का सुल्तान था अल्तुनिया। इसको एक पैगाम भेजा। कौन? वहाँ के लोगों ने, और आग्रह किया कि रजिया सुल्तान में जो शासक बनने के लायक गुण नहीं है, कृपया आप आक्रमण करके रजिया सुल्तान को हराइए। अल्तुनिया को एक पैगाम भेजता है। अल्तुनिया जो होता है वो भटिंडा के सूबेदार होता है। कहाँ के? भटिंडा के सूबेदार होता है। और इसको एक क्या भेजता है? आग्रह या पैगाम भेजता है कि आप जो रजिया सुल्तान है शासक बनने लायक नहीं है, इसलिए आप उसके आक्रमण करके रजिया सुल्तान को आप हराइए। अल्तुनिया आक्रमण करता है। जब अल्तुनिया आक्रमण करता है तो याकूत की हत्या कर देता है। याकूत कौन था? अश्वशाला का एक प्रधान था। इसकी हत्या करती है तो रजिया सुल्तान अपनी गद्दी को बचाने के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लेती। क्या कर लेती है? अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। कौन करती है? रजिया सुल्तान। अपनी गद्दी को बचाने के लिए इसको से विवाह कर लेती है।
दोस्तों और विवाह जब कर लेती है तो दोस्तों क्या होते हैं आगे, दोनों भटिंडा फिर चले जाते हैं, विवाह कर कहाँ चले जाते हैं, भटिंडा। क्यों? क्योंकि ये भटिंडा का ही शासक था, तो दोनों विवाह करके भटिंडा चले जाते हैं। इसी दौरान दोस्तों भटिंडा जाने के दौरान ही दिल्ली का जो गद्दी था वो खाली हो जाता है। दिल्ली की गद्दी खाली देखकर इल्तुतमिश का जो पुत्र एक था उसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। उसने दिल्ली की गद्दी जो था उस पे बैठ गया। कौन बैठ गया? बहराम शाह। कौन बैठ गया? बहराम शाह। बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जैसे ही रजिया सुल्तान और दुनिया को यह खबर मिलती है कि बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो उसने बहराम शाह के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, लेकिन बहराम उन दोनों को 1240 में हत्या कर देती है। दोस्तों बहराम जो है वो अल्तुतुनिया और रजिया को हत्या कर देती है। कौन हत्या करती है? बहराम शाह। बहराम शाह। दोस्तों बहराम शाह उन दोनों की हत्या कर देती है। उन दोनों की हत्या कर देती है और जैसे ही उसकी हत्या होती है तो दोस्तों अब उसके बाद जो शासक आता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह का था। बहराम शाह के शासन की बात करें तो 1240 में हत्या करता है और 2 साल तक शासन चलता है। उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह और यह 1242 से 46 तक शासन करता है। दोस्तों उसके बाद जो शासक आता है नसरुद्दीन मोहम्मद जो 46 से 66 तक शासन करता है। रजिया सुल्तान के बाद ये सुल्तान लोग आते हैं। रजिया सुल्तान के बाद हम बात करें तो 3 शासक आता है, एक बहराम शाह, दूसरा मसूद शाह और तीसरा नसरुद्दीन मोहम्मद। तीसरा कौन आता है? तीसरा नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 66 तक राज करती है, लेकिन ये उतना खास नहीं रहता है। ये तीनों बहुत कम प्रभाव के रहता है और इसका कोई बड़ा शासन नाम मात्र के रहते हैं, इसलिए उनके बारे में हम उतना नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो बड़ा शासक आता है उसका नाम होता है बलवन। कौन होता है? बलवन। और वह दिल्ली के गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अगर हम गुलाम वंश के प्रमुख शासकों की श्रेणी की बात करें तो अगला जो शासक आता है जिसका नाम होता है बलवन। क्या नाम होता है? बलवन नाम होता है। और बलवन का जो शासन काल है वो 1266 से 1287 तक चलता है। दोस्तों यह इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश का सब एक दूसरे का दोस्तों दास नहीं था। जो बलवन था वो दास था किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश किसका दास था? ऐबक का। और तो ऐबक किसका दास था? तो गौरी का। इसी प्रकार से सभी एक दूसरे का, जो भी बड़ा बड़ा शासक था एक दूसरे का दास था। और दोस्तों उसने समूह बनाया था। उसने बनाए गए समूह को तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था। जो इल्तुतमिश का जो 40 आदमी के सरदारों का जो समूह था तुर्क ए चिहलगानी, उसका ये क्या थे? सदस्य थे। कौन? बलवन। अब दोस्तों उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से करवा दिया था। उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से कराया था। हमने जाना था कि नसरुद्दीन मोहम्मद था वो अगला शासक था। तो दोस्तों उसने अपनी पुत्री की विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से करवाया जो उस समय शासन कर रहा था। तो हम देखा दोस्तों बलवन से जो पहले शासन कर रहा था वो नसरुद्दीन मोहम्मद कर रहा था। नसरुद्दीन मोहम्मद शासक कर रहा था और इसको अपनी पुत्री से बलवन क्या करती है? शादी करा देती है। दोस्तों बलवन अपनी पुत्री को नसरुद्दीन मोहम्मद से शादी कराती है और उसके बाद क्या होती है कि उसका प्रभाव सुल्तान के ऊपर पड़ने लगता है। बाद में उसने अपने ही दामाद यानी नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी से हटवा के उसकी हत्या करवा दी। कौन? बलवन ने। और उसी समय उसकी जगह पे खुद शासक बन गया। दोस्तों बलवन का अगर पूरा नाम की बात करें तो उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को उलगू खान की उपाधि दी। दोस्तों जब उसको हराया था तो उसने नाम दिया था बलवन को उलगू खान। बलवन को उलगू खान की उपाधि दी थी। कौन खान की? उलगू खान की। किसने दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। बलवन बहुत ही मजबूत शासक था और अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? बलवन ने। नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो कौन था? बलवन का दामाद। दोस्तों
रक्त और लौह की नीति की बात करें तो इसका मतलब होता है तलवार के दम पर शासन करना। इसका मतलब होता है रक्त एवं लौह के मतलब तलवार के दम पर शासन करना, तलवार के दम पर शासन करना। रक्त एवं लौह नीति के मतलब होता है तलवार के दम पर शासन करना। दोस्तों उसके बाद उसका कोई सिद्धांत था बलवन का, उसका सिद्धांत जो था देवत्व का सिद्धांत। बलवन का दोस्तों सिद्धांत था देवत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसका था? बलवन का था। किसका था? बलवन का सिद्धांत था, देवत्व का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उसने बोला कि ईश्वर की प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उस धरती में राजा बनाने के लिए भेजा है। और इसी उपलक्ष्य में उसने अपने आप को जिल्ले अल्लाह कहा, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो बलवन ने कहा था जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह। यह बात बलवन ने कहा था। इसका मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो देवत्व का सिद्धांत किसने कहा था? तो बलवन ने। उसके बाद उसने और सिद्धांत दिया, उसने सिद्धांत दिया निरंकुशता का सिद्धांत। निरंकुशता का सिद्धांत बोले तो वो भी दिया था बलवन ने, निरंकुशता का सिद्धांत। निरंकुशता का सिद्धांत में दोस्तों इसमें कहा गया कि अगर कोई साम्राज्य के कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, अगर कोई साम्राज्य के कार्यों में क्या करे? बाधा उत्पन्न करे तो उसकी राजा की हत्या कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? राजा की हत्या कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? राजा की हत्या कर दी जाएगी। और हत्या करने के पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर बाधा उत्पन्न करे तो राजा उसको हत्या करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसको बोलते हैं निरंकुशता का सिद्धांत। मतलब अगर कोई साम्राज्य के कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो राजा उसकी हत्या करने के पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी उसको हत्या कर देना है बाधा डालने वालों। इल्तुतमिश के समय जो बनाया गया था तुर्क चिहलगानी, उससे बलबन के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे। उसमें जो समूह था उसमें बलबन के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, तब उसने उस समूह को भी समाप्त कर दिया। तो उसने उस समूह को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क ए चिहलगानी को समाप्त किया था, और किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। अब हम देखेंगे दोस्तों कि बलबन के द्वारा कुछ नया कार्य किया गया था। ये तो सिद्धांत हमने जाने कि उसने चिहलगानी को भी समाप्त किया, निरंकुशता का सिद्धांत दिया और देवत्व का सिद्धांत दिया और रक्त एवं लौह की नीति अपनाया और उसको मतलब उपाधि दिया गया था उल्गू खान की। उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अब हम देखेंगे दोस्तों उसके द्वारा किए गए कार्य, बलबन के द्वारा किए गए कार्य देखेंगे। तो दोस्तों कार्य की बात करें तो उसने एक नए सैन्य विभाग का निर्माण कराया जिसे दीवाने ए अर्ज कहा जाता है। दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए अर्ज। तो दीवाने ए अर्ज की स्थापना की बात करें तो ये नाम दिया था बलबन ने। किस विभाग के? सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। उसने सिजदा नामक प्रथा चलाई थी, उसने सिजदा नामक प्रथा चलाई थी। इसमें क्या होता था दोस्तों इस प्रथा में कि कोई भी अगर दरबार में आएगा तो वह सुल्तान को झुककर सम्मान करेगा। सिजदा का मतलब होता है झुककर सम्मान देगा, झुककर सम्मान देगा, झुककर सम्मान देना, सम्मान देना मतलब इज्जत देना। और दोस्तों उसने सिजदा के साथ साथ पावोस की भी प्रथा चलाई थी। किसकी? पावोस। सिजदा एवं पावोस की प्रथा किसने चलाई थी? चलाई थी बलबन ने। इसका मतलब होता था दोस्तों कि लोगों को उसको पैरों को चूमना पड़ता था, पैरों को चूमना पड़ता था, पैरों को चूमना पड़ता था। सिजदा का मतलब झुककर सम्मान देना और पावोस का मतलब पैरों को चूमना। सिजदा पावोस का मतलब होता है झुककर पैरों को चूमना। उसने एक फारसी त्योहार का शुरू किया था जिसे नवरोज कहा जाता है। नवरोज की अगर शुरुआत किसने किया था तो वो भी किया था बलबन ने। नवरोज की शुरुआत किसने किया था? वो भी बलबन ने शुरू किया। और बलबन के समय में भी मंगोलों का हमला हुआ था और उसने कुशलतापूर्वक अपने साम्राज्य को मंगोलों से बचाया था। मंगोलों के आक्रमण की अगर बात करें किसके समय में हुआ था तो मंगोलों का आक्रमण बलबन के शासनकाल में हुआ था भारत के उत्तर
पश्चिम में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इतिहास के बहुत बड़े कवि और लेखक जो अमीर खुसरो और अमीर हसन था वो बलबन के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन ये दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। दोस्तों अमीर खुसरो, अमीर हसन बलबन के दरबार में एक लेखक और कवि जो थे। अमीर खुसरो एक कवि थे, अमीर हसन एक लेखक थे, वो दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। अब हम बात करें दोस्तों, उसके बाद बलबन के बाद जो शासक आता है गुलाब वंश का, जिसका नाम है कैकोबाद। क्या नाम है? कैकोबाद। अब हम देखेंगे दोस्तों कैकोबाद के बारे में। अब क्या होती है दोस्तों, कैकोबाद का जो शासनकाल है वो 1287 से 1290 तक उसका शासनकाल था। बलबन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगला शासक कैकोबाद बनती है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। कैकोबाद जो था वो एक अयोग्य शासक था, मतलब शक्तिशाली नहीं था, कामयाब नहीं था, यह एक अयोग्य शासक था। उसके बाद उसका पुत्र आता है क्यूमर्स। उसके बाद उसका पुत्र आता है क्यूमर्स। कौन आती है? क्यूमर्स। क्यूमर्स शासक बनता है 1290 में। कितना में? 1290 में आती है, जिसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो दूसरे वंश होती है, दिल्ली सल्तनत की दूसरे वंश जिसकी खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। बात करें कि गुलाम वंश की अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों अब हम उसके बाद देखेंगे कि उमर्स की हत्या के बाद आती है खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप गुलाम वंश को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर में खिलजी वंश।